अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपकी जो क्लास है मेरे साथ तहसीलदार लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, आज हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है। ठीक है। पिछले चैप्टर होपफुली आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे। जितने भी सेक्शंस हैं साथ साथ करते जाएं कवर, ताकि काम पेंडिंग ना पड़े। ठीक है, बीच में हमारी काफी छुट्टियां भी हो जाती हैं, लेकिन छुट्टियों का ये है कि चलें आपका पिछला काम तो कवर हो जाता है। अच्छा जी, ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 जो कि असेसमेंट के ऊपर है। रिसेंटली मैंने आपके ग्रुप में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, उसके अंदर हैंड रिटन यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। लेकिन प्रॉपर जो आप लोगों ने चीजें पढ़नी है वो आप लोगों ने अपने जो एक्ट का डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर से ही पढ़नी है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग असेसमेंट की। असेसमेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट का मतलब है वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर टैक्सेशन। ठीक है, असेसमेंट का क्या मतलब आता है? वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करना किस चीज के लिए? फॉर टैक्सेशन, टैक्स के लिए। अब किस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड की, तो हमारे पास जो टैक्सेशन होगी वो भी एग्रीकल्चर लैंड की ही होगी। ठीक है। अब ये असेसमेंट किस तरह होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं ना, वो सबसे पहले आप लोगों ने नोट करनी है कि बेसिकली इस पूरे चैप्टर के अंदर से हमने पढ़ना क्या। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहली बात तो ये है कि असेसमेंट कौन लगाएगा। ठीक है, असेसमेंट कितने अरसे बाद की जाएगी, असेसमेंट की टाइप्स कितनी है, या टैक्स कितना होगा। ठीक है, कितनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। असेसमेंट कौन करेगा यानी असेसमेंट लगाएगा कौन आप लोगों की एग्रीकल्चर लैंड पे, कितने अरसे बाद असेसमेंट हुआ करेगी, असेसमेंट की टाइप्स कितनी है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि असेसमेंट की दो टाइप्स आती हैं। एक टाइप आप लोगों की आती है जर्नल असेसमेंट की, दूसरी टाइप है स्पेशल असेसमेंट की। अब ये बात है कि भाई जर्नल असेसमेंट कितने अरसे बाद होगी और स्पेशल असेसमेंट कितने अरसे बाद होगी। अब कौन सी असेसमेंट है जिसको कोई भी टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये सारी चीजें आगे चल के देखेंगे कि कितना टैक्स आप लोगों का एग्रीकल्चर लैंड पे लगेगा या कितना उन्होंने बढ़ा दिया है। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि हमारे पास स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 56। अच्छा, 56 में वो बात करता है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कौन कौन सी ऐसी जमीनें हैं जिनके ऊपर असेसमेंट की जाएगी। अब ये चीज सबसे पहले पढ़नी है हम लोगों ने कि ऐसी कौन कौन सी जमीनें हैं जिनके ऊपर असेसमेंट की जाएगी, और ऐसी कौन सी जमीनें हैं जिनको आप लोगों की गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी उसको टैक्सेशन सिस्टम से निकाल दिया है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब वो कहता है कि ऐसी जमीनें जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा उनमें कौन कौन सी जमीनें शामिल है। अब ये देखें, वो कहता है कि पहली आप लोगों की वो है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ने किसी भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी जमीन को पूरी तरह एग्जेम्प्ट कर दिया है, उसके ऊपर आप लोगों की असेसमेंट नहीं की जाएगी। कोई भी ऐसी जमीन जो विलेज साइड पे इंक्लूड है, ठीक है, कोई भी ऐसी जमीन जो कि कंटोनमेंट लिमिट्स में आती है यानी जो आर्मी का एरिया आता है, उसके ऊपर आप लोगों की असेसमेंट नहीं की जाएगी। इसके अलावा वो कहता है कोई भी ऐसी जमीन जिसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, इस चीज को समझें। देखें, असेसमेंट हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर जमीन की असेसमेंट करवानी है। अब कभी कभार इस तरह भी हो जाता है कि किसी की अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, किसी का कोई प्लॉट खाली पड़ा है, कुछ पड़ा है, लोग क्या करते हैं उसके ऊपर खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद लोगों को ये होता है कि नहीं भाई, इस जगह पे हम लोगों को मकान बना लेना चाहिए, कोई घर बना लें, कोई दफ्तर बना लें, कुछ दुकानें बना लें। जब वो आप लोगों की जमीन एग्रीकल्चर लैंड से आप लोगों की कमर्शियल लैंड बन जाएगी, तो उसके ऊपर आप लोगों का लग जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। जब वो प्रॉपर्टी टैक्स लग गया तो उसकी तो असेसमेंट होगी नहीं। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा वो कहता है वेस्ट एंड बैरन लैंड। अच्छा, ये यहाँ से ना आप लोगों ने अब एक चीज समझनी है। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई थी कि हमारे पास जो लैंड है आप लोगों की, उसकी कितनी टाइप्स आती हैं? 3 टाइप्स आती हैं। ठीक है, पहली मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी इरिगेटेड लैंड आती है, दूसरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी अनइरिगेटेड लैंड आती है, तीसरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी बैरन लैंड जिसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अनइरिगेटेड और इरिगेटेड में क्या है?
इरिगेटेड ऐसी लैंड है जिसको हम लोग कुआं, ठीक है, यानी आप कह लें कि ट्यूबवेल वगैरह से जिस जमीन को सैराब किया जाता है, जिसको हम नहरी या चाही जमीन कहते हैं, उसको इरिगेटेड लैंड कहते हैं। ऐसी जमीन जो कि आप लोगों की सैलाब या बारिश की वजह से सैराब की जाती है, उसको अनइरिगेटेड कहते हैं। अब बच्चे पता क्या मतलब लेते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि इरिगेटेड का मतलब है कि जिसके ऊपर फसल उगती है, और अनइरिगेटेड का मतलब है जिसपे कोई फसल नहीं होती। तो भाई आप लोगों ने दिमाग खोल के ये चीज देखनी है कि इरिगेटेड का मतलब है ऐसी जमीन जो कि ट्यूबवेल से मोटरें चला के जिसका बिल शिल आता है, उन चीजों से हम लोग अपनी जमीन को सैराब करते हैं, अपनी फसलों को पानी देते हैं। अनइरिगेटेड लैंड ऐसी है जिसके ऊपर ऐसी फसल उगाई जाती है जिसको पानी या तो हम सैलाब के जरिए देते हैं, ठीक है, सैलाब आ गया, या आप लोगों की बारिशों के जरिए से पानी दे दिया गया। अब बैरन लैंड क्या है? बैरन लैंड ऐसी लैंड है जिसपे 6 साल के अंदर 12 फसलें नहीं उगी, ठीक है, 6 साल का अरसा है, 6 साल से किसी किस्म की कोई भी फसल नहीं उगाई गई। अब आप देखें कि एक साल में 2 फसलें होती हैं, ठीक है, अब 6 साल गुजर गए, यानी 12 फसलें आप लोगों की बन गई। तो उस 6 साल का जो ड्यूरेशन है, जो टेन्योर है, अगर उस 6 साल के अंदर किसी किस्म की कोई खेती बाड़ी उस जमीन पे नहीं की गई, उसको हम लोग बैरन लैंड कहते हैं। अब यहाँ पे वो चीज देखें, वो आप लोगों को क्या कह रहा है, वो आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वेस्ट एंड बैरन लैंड नॉट अंडर कल्टीवेशन फॉर अ कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 ईयर, ठीक है। वो कहता है कि ऐसी जमीन जो कि बैरन लैंड है जिसके ऊपर 6 साल से कोई भी फसल नहीं उगाई गई, 6 साल के कोई फसल नहीं उगाई गई, या आप ये कह सकते हैं कि 12 फसलें उसकी नहीं उगाई गई, ठीक है, ऐसी जमीन की भी असेसमेंट नहीं की जाएगी। आगे वो कहता है कि लैंड रेवेन्यू शेल बी असेस्ड इन कैश। आप लोगों का जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा वो हमेशा कैश में कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे वो कहता है लैंड रेवेन्यू में बी असेस्ड। वो कहता है किस तरह लिया जाएगा। अब वो कहता है कि भाई आप लोगों का फिक्स एनुअल चार्ज होगा, ठीक है, पेमेंट इसकी फिक्स होगी, लेकिन हमारे पास दो रास्ते हैं देने के लिए, या तो लमसम अमाउंट इकट्ठी दे दें, या तो आप लोग इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। ये दो चीजें उसने इसके अंदर बताई हैं, ठीक है। इसके अलावा वो बात ये आप लोगों के साथ कह रहे हैं, अगर आप देखें तो वो ये कह रहा है, यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि आप लोगों का यहाँ पे किधर चला गया, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, ओहो, रुके जरा, हम बात कहाँ पे कर रहे थे, अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट लैंड रेवेन्यू शैल नॉट बी असेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लाइडिंग स्केल वेरिंग एनुअली अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस। हम पीछे बात कर रहे थे कि आप लोगों का जो लैंड रेवेन्यू है वो आप लोगों का फिक्स है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है फिक्स एनुअल चार्ज। वो कहता है किसी भी स्लाइडिंग स्केल की फॉर्म में, यानी मार्केट के अंदर जो आपका टैक्स का उतराव चढ़ाव आएगा, मार्केट वैल्यू कभी ऊपर बढ़ गई कभी नीचे बढ़ गई, उसके साथ आप लोगों के टैक्स के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों का जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स होगा, ठीक है। ये आप लोगों का जो था वो सेक्शन नंबर 56 था, जिसमें ये बताया गया कि कौन सी ऐसी जमीनें हैं जिनकी असेसमेंट नहीं की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि भाई लैंड रेवेन्यू जो है वो हमारा कैश में कलेक्ट किया जाएगा, फिक्स एनुअल चार्ज है, फिक्स एनुअल पेमेंट है, जो किसी भी सूरत में आप लोगों की लैंड जो स्लाइडिंग स्केल के जरिए जो चेंज नहीं होगी। दो तरीकों से पे किया जाता है, या तो आप लमसम अमाउंट दे दें या तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दें, ठीक है। ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 56 था। अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 56A। अभी अब आप लोगों को पता है ए आ गया तो जाहिर बात है ये अमेंड हुआ आप लोगों का सेक्शन है। वो कहता है एग्जेम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अच्छा जी, वो कहता है कि अब वो भी जमीनें बताएं ना किसके ऊपर आप लोगों का लैंड रेवेन्यू जो आप लोगों की लगता है और किसके ऊपर आप लोगों का टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब किसके ऊपर लगेगा, वो कहता है ऐसी जमीनें जो कि 2.5 एकड़ से कम है उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू नहीं लगता, ठीक है। और ऐसी जमीनें जो कि आप लोगों की 5 एकड़ से ज्यादा है अनइरिगेटेड। अब देखें एक चीज देखें, इरिगेटेड लैंड हो 2.5 एकड़ से कम होगी तो आप लोगों का क्या होगा, असेसमेंट नहीं होगी उसकी। इरिगेटेड लैंड की बात कर रही हूँ।
अनइरिगेटेड लैंड अगर 5 एकड़ से कम हुई तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई असेसमेंट नहीं की जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, ये आगे चल के भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि आप लोगों की जो लैंड आती है, आप लोगों की इरिगेटेड लैंड है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक चीज समझाती हूँ। आप लोगों की इरिगेटेड लैंड है जो कि आप लोगों की कुएं और पानी के साथ जो है ना सैराब की जाती है, उसका 1 एकड़, ठीक है, और अनइरिगेटेड जो कि बारिशों से सैराब की जाती है उसका 2 एकड़ मिला के, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब इसी तरह उसने कहा है कि आप लोगों की जो 2.5 एकड़ है, 2.5 और 2.5 5 हो गए ना, आप लोगों की अगर इरिगेटेड लैंड है वो आप लोगों की 2.5 एकड़ से कम है, तो उसके ऊपर आप लोगों का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर इरिगेटेड देखें, डबल कर लिया उसने, उसने कहा है कि अगर अनइरिगेटेड आप लोगों की 5 एकड़ से ज्यादा नहीं है तो उसके ऊपर भी आप लोगों की असेसमेंट नहीं होगी। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। आगे चलें। अच्छा जी, यहाँ पे ना अब एक और चीज मैं आप लोगों को समझाती जाऊं, जरा अपने पास चीजें नोट कर लें, आगे जाने से पहले चीजें नोट कर लें। अच्छा जी, हमारे पास टोटल ना बात करते हैं असेसमेंट की काइंड्स की, ठीक है। असेसमेंट की काइंड्स की बात करें तो कितनी काइंड्स आती है हमारे पास? 2 किस्म की असेसमेंट आती है। एक आती है हमारे पास जर्नल असेसमेंट, ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास स्पेशल असेसमेंट। ये चीजें मैं पहले समझा रही हूँ, फिर आप लोगों के लिए आगे चल के आसानी हो जाएगी, जो सेक्शन है वो जल्दी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि जर्नल असेसमेंट कौन सी है? जर्नल असेसमेंट वो असेसमेंट है जिसपे हर 25 साल के बाद असेसमेंट की जाती है। कितने सालों बाद जर्नल असेसमेंट होती है? हर 25 साल बाद असेसमेंट होती है। ये असेसमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। किसकी इजाजत से करता है? गवर्नमेंट की इजाजत से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर 25 साल बाद असेसमेंट करता है। स्पेशल असेसमेंट आपकी किसी भी टाइम हो सकती है, इसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम बताया नहीं गया। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि असेसमेंट की कितनी टाइप्स हैं। असेसमेंट की 2 टाइप्स हैं, एक जर्नल है, दूसरी स्पेशल है। जर्नल असेसमेंट जो है वो हर 25 साल बाद की जाती है। कौन करता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। किसकी इजाजत से करता है? गवर्नमेंट की इजाजत से करता है। दूसरी साइड पे आप लोगों की स्पेशल असेसमेंट आती है जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइम उन्होंने मुकर्रर नहीं किया हुआ। आपकी गवर्नमेंट आज किसी जमीन की असेसमेंट का ऑर्डर दे दे, आप लोग स्पेशल असेसमेंट में उसके असेसमेंट करने जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग भाई बेसिस ऑफ असेसमेंट की, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय बेसिस ऑफ असेसमेंट? अच्छा जी, अब आप एक चीज देखें कि भाई मैं शुरू से बताती आ रही हूँ आप लोगों को कि एग्रीकल्चर, ठीक है, जब आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर जितनी भी ग्रोथ हुई है, जितनी भी प्रोडक्शन हुई है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि भाई 100 मन गंदुम हो गई है, उस 100 मन गंदुम के ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक स्टेट है और ये भी एक स्टेट है, ठीक है। स्टेट को मोहाल कहते हैं उर्दू में, ठीक है। अब वो कहता है कि ये लगा लें 50 एकड़ है, ठीक है, और ये लगा लें वो कहता है कि 20 एकड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 50 एकड़ है, ये बंदा अपनी 30 एकड़ के ऊपर जो है ना काश्तकारी करता है, फसल उगाता है, जिसके अंदर से इसको जो मिलता है वो कह लें कि कोई 100 मन इसकी फसल होगी, 100 मन इसकी गंदुम होगी। अब ये जो 20 एकड़ वाला है ये क्या करेगा? ये फॉर एग्जाम्पल अपनी 20 के ऊपर करता है, तो इसके ऊपर जो है वो 50 कह लें कि भाई 50 मन जो है ना गंदुम होगी। तो असेसमेंट कैसे होगी? वो कहता है कि इसकी 50 एकड़ के ऊपर असेसमेंट नहीं होगी, इसकी सिर्फ 30 एकड़ पे होगी जो कि 100 मन गंदुम के ऊपर होगी। बाकी 20% के ऊपर तो उसने कोई एग्रीकल्चर वो कोई फसल तो उगाई नहीं, जैसे बैरन लैंड आ गई उसके ऊपर तो कोई फसल आई ही नहीं। तो जो 30 एकड़ होगी जितनी उसके ऊपर काश्तकारी की जाएगी, उसके ऊपर जितना भी आप लोगों का ग्रॉस प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर वो असेसमेंट करेगा। अब इस बंदे ने अपने 20 के ऊपर कर लिया, 20 एकड़ के ऊपर कर लिया, और इसकी 50 मन आ गई या गंदुम, तो भाई इसकी तो पूरी की पूरी होगी क्योंकि इसने लैंड छोड़ी नहीं। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जमीन के ऊपर आप लोगों का टैक्स नहीं लगता, ठीक है। आपकी फसल कितनी हुई है उसकी असेसमेंट की जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज उसने आप लोगों की सेक्शन नंबर 57 में कही है, ठीक है। अच्छा जी,
लिमिट ऑफ असेसमेंट की बात करें कि भाई लिमिट कितनी है, वो कहता है आप लोगों की लिमिट है एक्सीड 1/4 ऑफ एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ नेट एसिड ऑफ सच असेसमेंट सर्कल। वो कहता है कोई भी असेसमेंट है, अगर आप लोगों ने का रेट जो फिक्स हुआ हुआ है टैक्स का वो 1/4 रेट है, ठीक है। इससे पहले रेट ज्यादा था, लेकिन अगर वो आपसे पूछेगा कि लिमिट कितनी है असेसमेंट की, तो आप लोग उसको साफ कहेंगे कि 1/4 लिमिट है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे वो कहता है, अब देखिए जर्नल असेसमेंट की बात करते हैं। दो टाइप्स थी, पहले तो हम लोगों ने सिंपल असेसमेंट के बारे में पढ़ा, क्या होती है, कैसे करनी है, ये सारा कुछ। अब दोनों टाइप्स बारी बारी पढ़ेंगे, पहले जर्नल असेसमेंट पढ़ेंगे, फिर आगे स्पेशल असेसमेंट की बारी आएगी। वो कहता है बात करते हैं हम लोग भाई जर्नल असेसमेंट की। जर्नल असेसमेंट की बात करें, पीछे मैंने आप लोगों को बताया था नोटिफिकेशन ऑफ इंटेंटेड रीअसेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन एज टू प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। मैं ये पीछे बता के आई हूं आप लोगों को कि जो जर्नल असेसमेंट है वो कौन करेगा, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, ठीक है। जर्नल असेसमेंट लिख लें अपने पास, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जर्नल असेसमेंट करेगा। किसकी सैंक्शन से? सैंक्शन का मतलब होता है इजाजत। किसकी इजाजत से करेगा? गवर्नमेंट की इजाजत से। जर्नल असेसमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। मोड ऑफ डिटरमिन असेसमेंट कौन है? ठीक है, मोड कौन है इसका भाई, जिसने आके जो है असेसमेंट करवानी है या करनी है। वो कहता है जो असेसमेंट है वो कौन करेगा, वो आप लोगों का रेवेन्यू अफसर करेगा। कौन करेगा? आरओ, यानी आप लोगों का रेवेन्यू अफसर जो है वो असेसमेंट करेगा। किसकी मदद से करेगा? कमिश्नर की मदद से करेगा, ठीक है। कमिश्नर ने किसको बताना है? कमिश्नर या इस तरह कर ले, मैं आप लोगों को ना पूरी की पूरी हायरार्की बताती हूँ, ये सुने जरा। नीचे आप लोगों की गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। वो कहता है कि असेसमेंट का ऑर्डर कौन देगा? असेसमेंट करने के लिए कहेगा कौन? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बोल दिया ये हमें 59 में मिल गया। उसके बाद हम लोग 60 के ऊपर जाएं तो वो कहता है कि असेसमेंट करेगा कौन? हमने कह दिया रेवेन्यू अफसर कर देगा, ठीक है। इजाजत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किससे ली? गवर्नमेंट से ली। बीआरओ ने क्या कर दिया? आप लोगों के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कह दिया कि भाई आप जर्नल असेसमेंट स्टार्ट कर दें। जर्नल असेसमेंट स्टार्ट होगी तो जर्नल असेसमेंट करेगा कौन? आप लोगों का रेवेन्यू अफसर। किसकी मदद से करेगा? कमिश्नर की मदद से करेगा। क्लियर होगी बात? ये आप लोगों के 59 और 60 के अंदर उसने बताया हुआ है कि भाई किसकी मदद से करेगा और कैसे करेगा और कौन करेगा। अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है, अल्लाह भला करे, अनाउंसमेंट ऑफ असेसमेंट कौन करेगा? पीछे पढ़ के आए हैं, असेसमेंट की अनाउंसमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। अच्छा जी, आगे 62 के ऊपर आए। वो कहता है 62 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ रिकंसिडरेशन रिकंसिडरेशन ऑफ असेसमेंट। अगर किसी भी पर्सन को या किसी भी लैंड ओनर को असेसमेंट के ऊपर एतराज है, ठीक है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर रेवेन्यू अफसर को एप्लीकेशन भेजेगा। कितने दिन के अंदर अंदर भेजेगा? वो 30 दिन के अंदर अंदर किसको एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा? रेवेन्यू अफसर को। अगर किसी भी लैंड ओनर को एतराज है असेसमेंट पे, 30 दिन के अंदर अंदर वो रेवेन्यू अफसर को क्या करेगा? दरखास्त भेजेगा, एप्लीकेशन भेजेगा। अच्छा जी, आगे आप लोगों का 63 क्या कहता है? 63 कहता है कंफर्मेशन एंड ड्यूरेशन कौन बताएगा? ये भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आप लोगों का बताएगा, ठीक है। काम साम सारा कुछ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताए। उस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिर्फ चुप करके इजाजत ले लेनी है गवर्नमेंट से कि मैं असेसमेंट करवा लूं, गवर्नमेंट ने कहना है करवा ले। आगे जो असेसमेंट की कंफर्मेशन है, उसका ड्यूरेशन है, ये सारे काम किसने करने हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। सिर्फ असेसमेंट आप लोगों का रेवेन्यू अफसर करेगा, ठीक है। ये देखें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना कंफर्मेशन देगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ, अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, पहले इजाजत लेगा फिर वो काम करता रहेगा। अच्छा जी, आगे वो कहता है ड्यूरेशन ऑफ, आप लोगों का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा? पहले बता चुकी हूँ भाई ड्यूरेशन के बारे में। तो हर 25 साल बाद आप लोगों की, ये देखें 25 ईयर, हर 25 साल बाद आप लोगों की जो है ना जर्नल असेसमेंट होती है, ठीक है। अब वो कहता है असेसमेंट टू रिमेन इन फोर्स टिल न्यू असेसमेंट टेक एफर्ट। वो कहता है
सेक्शन नंबर 65 के तहत आप लोगों की जो असेसमेंट है, जर्नल असेसमेंट, वो तब तक आप लोगों की रिमेन इन फोर्स रहेगी जब तक आप लोगों की नई असेसमेंट नहीं होती। पिछली असेसमेंट आप लोगों की तब तक फोर्स में रिमेन इन फोर्स रहेगी, अपना काम करती रहेगी, वो आप लोगों की वैलिड होगी जब तक आप लोगों की नई असेसमेंट नहीं हो जाती। ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 65 बताता है। अच्छा जी, 66 क्या बताता है? 66 ये बताता है कि रिफ्यूजल टू लायबल फॉर असेसमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस देयरफॉर। अच्छा जी, अब इसको भी देख लेते हैं कि भाई अब ये आप लोगों का जो 66 है, ये आप लोगों का सेक्शन क्या कहता है। 66 वो ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने असेसमेंट को कबूल नहीं किया, ठीक है, जिसने असेसमेंट को कबूल नहीं किया। अब ये गेम अब आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। देखें, हमारे पास ना ये एक पूरा का पूरा बड़ा सी एक स्टेट है, बड़ी सी, इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दें सेम। अब पीछे हम लोग पढ़ के आए थे कि गवर्नमेंट जो है होमोजीनियस असेसमेंट कर सकती है, यानी अगर ये प्लॉट सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और इसके ऊपर भी अगर गंदुम है और इसके ऊपर भी गंदुम है तो गंदुम यहाँ पे भी है, तो आप लोगों की गवर्नमेंट सेम असेसमेंट सबके ऊपर लगा सकती है। ठीक है, अब आप एक चीज देखें ना, अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट है, इसके अंदर कितने बंदे हैं? ABC, ठीक है, 3 बंदे यहाँ पे हैं, 3 बंदे यहाँ पे हैं, 3 बंदे यहाँ पे हैं, 5 बंदे यहाँ पे हैं, या 6 कर लें। ठीक है, अब वो कहता है कभी कभार इस तरह हो जाता है कि यहाँ पे जो ABC है, जब गवर्नमेंट ने असेसमेंट लगानी है तो आप लोगों क्या जो A है उसकी फसल हुई है, उसके ऊपर रेवेन्यू लग गया। बी है, जो बी की यहाँ पे जमीन है ना, उसके ऊपर कोई फसल नहीं हुई, ठीक है, उसको किसी किस्म का फायदा नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? भाई तेरी 25 से 2.5 एकड़ से कम जमीन है, ठीक है, तेरे ऊपर किसी किस्म की असेसमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, ये पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं ना कि 2.5 एकड़ से जिसकी कम होगी इरिगेटेड लैंड, उसके ऊपर किसी किस्म की असेसमेंट नहीं लगेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी की जो है 2.5 एकड़ से कम है, तो बी तो बेचारा निकल गया, बी से फारिग निकल गया। अब जो गवर्नमेंट ने असेसमेंट करके लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन इसके ऊपर कर दी, तो कौन कौन देगा? A देगा और C देगा, क्योंकि B की तो जमीन ही 2.5 एकड़ से कम है। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास 6 लोग आते हैं इस स्टेट के अंदर, तो क्या पता इस स्टेट के अंदर जो 3 लोग हैं उनको लैंड रेवेन्यू देना पड़े, और जो 3 लोग हैं उनकी जमीनें 2.5 एकड़, या किसी की अगर अनइरिगेटेड है तो वो 5-5 एकड़ से कम हो। तो इस सूरत में जो लोग रेवेन्यू दे रहे हैं उनको एतराज हो सकता है कि भाई दूसरों के ऊपर क्यों नहीं लगाई गई, हमारे ऊपर ही क्यों लगाई गई है। ठीक है, तो इस सूरत में वो कहता है कि भाई अगर किसी बंदे को असेसमेंट कबूल नहीं होती, ठीक है, उस बंदे का मोर देन जो लैंड ओनर है, ठीक है, लैंड ओनर क्या करेगा? मोर देन हाफ सम असेसमेंट, यानी यहां से 2 बंदे इकट्ठे हो गए, यहां से 2 बंदे इकट्ठे हो गए, यहां से हो गए, यहां से हो गए, ठीक है, वो कहता है कि मोर देन आप लोगों का हाफ द सम असेस्ड, आप लोगों की जितनी असेसमेंट हुई है उसके आधे से ज्यादा अगर लोगों का जो अमाउंट बनता है वो मिलकर अगर दरखास्त देना चाहें तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन 19 डेज, 90 डेज। क्लियर हुई बात यहाँ पे? जिसको असेसमेंट कबूल नहीं होगी कि भाई मैं नहीं दे सकता पैसे, सबके ऊपर लगाया जाए, ठीक है, तो वो लोग, लेकिन शर्त उसके ऊपर ये है कि मोर देन हाफ द सम असेस्ड, ठीक है, उनकी आधी से ज्यादा जो है आप लोगों का जो असेसमेंट की अमाउंट बननी चाहिए, यानी यहां से 3 बंदे इकट्ठे हो गए, यहां से हो गए, उनकी टोटल अमाउंट हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, फिर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। अदरवाइज एक बंदा उठ के मुझे असेसमेंट कबूल नहीं है, उन्होंने कहना भाई साइड पे हो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बाकी भी तो पैसे पे कर रहे हैं, तुझे अकेले को क्या मसला है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों की हाफ, मोर देन हाफ द सम असेस्ड होना चाहिए, और ये आप लोगों को नोटिस किसको देंगे? रेवेन्यू अफसर को देंगे। और दूसरी बात है कितने दिनों में आप दे सकते हैं? विद इन 90 डेज दे सकते हैं। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट ऑफ एन स्टेट ओवर द होल्डिंग कंप्राइज किसको दे, कौन कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेसमेंट? आप लोगों का ये जो रेवेन्यू अफसर कर सकता है। ठीक है,
अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों का 68 आता है, एप्लीकेशन फॉर अमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन असेसमेंट। अच्छा जी, वो कहता है कि अगर किसी को पीछे हम बात कर रहे थे असेसमेंट की, पीछे हम बात क्या कर रहे थे, अगर किसी को असेसमेंट के ऊपर एतराज आ गया है, यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है ना एतराज आ गया कि उसको ज्यादा पैसे चले गए मुझे थोड़े आ गए, ठीक है। तो वो कहता है इस सूरत में 30 दिन के अंदर आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हो, किसको, रेवेन्यू अफसर को एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है। अब अपील वो क्या कहता है, नेक्स्ट वाले के ऊपर आता है, अपील फ्रॉम ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 और 68 के तहत वो कहता है कि लास्ट फोर गोइंग सेक्शन और सेक्शन 62, ये जो पिछला हमारा सेक्शन गया है जो कि सेक्शन नंबर 68 है, और आप लोगों का जो सेक्शन नंबर 62 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप लोगों की जो अपील है वो कमिश्नर के पास जाएगी। ये चीज याद रखनी है, जो आप लोगों की अपील है, ठीक है, आप लोगों की जो अपील है रेवेन्यू अफसर के खिलाफ या कलेक्टर के खिलाफ, जाहिर बात है अगर रेवेन्यू अफसर नहीं सुन रहा, ठीक है, रेवेन्यू अफसर नहीं सुन रहा, कलेक्टर आपकी बात नहीं सुन रहा, तो वो कहाँ पे जाएगी, चाहे वो कमिश्नर के खिलाफ अपील हो, चाहे वो कहीं हो, वो आप लोग डायरेक्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएंगे कि भाई ना तो रेवेन्यू अफसर सुन रहा है ना ही हमारा कमिश्नर सुन रहा है। अब ये भी हायरार्की होगी, किस तरह, आप लोगों का जो कलेक्टर है या आरओ है, ठीक है, रेवेन्यू अफसर है, वो आपकी बात नहीं सुनता, आप कमिश्नर के पास जाएं। अगर कमिश्नर आपकी बात नहीं सुनता फिर आप लोग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएंगे, ठीक है। फिर कहाँ पे जाएंगे, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएंगे। ये जनरल असेसमेंट का सारा तरीका था। इसके अंदर वो आप लोगों से डेज पूछ सकता है कि भाई कितने डेज में फलानी एप्लीकेशन दी जाती है और कितने डेज में कितनी दी जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हमारी आती है स्पेशल असेसमेंट, बड़ी आसान है, स्पेशल असेसमेंट भी देख लेते हैं, थोड़े से इसके सेक्शन है। अच्छा जी, स्पेशल असेसमेंट में वो क्या कहता है कि आप हमें ये बताएं कि स्पेशल असेसमेंट कब कब होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 70, इसके अंदर से आप लोगों का पेपर में सवाल आ सकता है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें सवाल आएगा। अब वो कहता है कौन कौन सी ऐसी जमीनें हैं जिनके ऊपर स्पेशल असेसमेंट होगी, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, कॉन्टिजेंट हैं, कॉन्टिजेंट का मतलब होता है कुछ कंडीशन होंगी, कुछ कंडीशनल लैंड्स होंगी एग्रीकल्चर जिनके ऊपर असेसमेंट की जाएगी। वो कहता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ असेसमेंट, पहली बात, ठीक है। वो कहता है कि ऐसी लैंड जिसने के प्रपोज टू चेंज द फॉर्म ऑफ असेसमेंट, जिसकी असेसमेंट की फॉर्म चेंज हो गई हो, ठीक है, जिसकी फॉर्म की असेसमेंट चेंज होगी हो, यानी पहले वो फलानी फसल उगाते थे अब फलानी उगाना शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर व्हेन लैंड आर सोल्ड लीज्ड आर ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, इसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ऐसी लैंड जो कि आप लोगों की अनल्ड कर दी गई है, जो कि आप लोगों की खत्म कर दी गई है, ठीक है। दूसरी बात वो कहता है बैरन लैंड, ठीक है, जिनको कन्वर्ट कर दिया जाता है आप लोगों की इरिगेटेड या अनइरिगेटेड लैंड के ऊपर, ठीक है, ऐसी लैंड भी होती है ना जो पहले बैरन है और उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे हम इरिगेटेड लैंड, और अनइरिगेटेड लैंड पे उसकी असेसमेंट हो सकती है। पहले तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब बाद में फसल उगी तो उसके ऊपर होना, आप लोगों की फसलें उगना शुरू होगी, वो एग्रीकल्चर लैंड बन गई, तो उसके ऊपर हम स्पेशल असेसमेंट फौरन फौरी तौर पे कर सकते हैं, ठीक है। पहले बताया स्पेशल असेसमेंट किसी भी टाइम की जा सकती है। स्पेशल, दोबारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, स्पेशल असेसमेंट किसी भी टाइम की जा सकती है। किस किस टाइम की जा सकेगी, कि जब वो किसी भी कोई फॉर्म ऑफ असेसमेंट चेंज होगी या फौरन ऑर्डर आ जाएगा कि आप इस जमीन की स्पेशल असेसमेंट के लिए जाएं। कोई ऐसी जमीन जो कि हुकूमत ने बेच दी है, ऐसी जमीन जो कि हुकूमत ने बेच दी है और उस बंदे ने उसके ऊपर एग्रीकल्चर उगाना शुरू कर दिया है, उसके लिए गवर्नमेंट फौरन कहेगी कि भाई ये मेरी फलानी जमीन बिक गई है, इसके ऊपर जो है उस बंदे ने फसल उगाना शुरू कर दिया, उसकी असेसमेंट की जाए, तो फौरन क्या की जाएगी, उसकी जर्नल वो स्पेशल असेसमेंट की जाएगी, ठीक है। इसी तरह कोई जमीन अनल्ड कर दी गई है, उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर ऑर्डर आ सकता है कि भाई आप जो है इसकी स्पेशल असेसमेंट के लिए जाएं, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है जो बैरन लैंड है अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं इन इरिगेटेड लैंड या अनइरिगेटेड लैंड पे, तो उसको गवर्नमेंट फौरन ऑर्डर दे सकती है कि भाई ये लैंड चेंज होगी या बैरन से इरिगेटेड या अनइरिगेटेड के ऊपर इसकी स्पेशल असेसमेंट की जाए, ठीक है। तो अब वो कहता है कि ये पूरी की पूरी जो असेसमेंट है ये कंफर्म कौन करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बात समझ में आ गई।
जनरल असेसमेंट भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कंफर्म करनी है और स्पेशल असेसमेंट भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कंफर्म करनी है। अब आप लोगों का 70A क्या कहता है जो अमेंड हुआ है। 70A आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से आप लोगों को एक सवाल पेपर में आ जाएगा एमसीक्यू का। वो कहता है कि अल्लाह भला करे आपका कि भाई हम लोगों ने टैक्स बढ़ा दिए। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बात की थी कि जो 2.5 एकड़ से कम है उसके 2.5 एकड़ से जो कम जमीन है इरिगेटेड उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इन्होंने कहा जो 2.5 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ तक जमीन है उसके ऊपर हम 50% इंक्रीज करते हैं टैक्स। ठीक है, 50 एकड़ इंक्रीज करते हैं, इरिगेटेड 2.5 एकड़ से ज्यादा और 12.5 एकड़ से कम होगी। ठीक है, अब वो कहता है जो अनइरिगेटेड लैंड है वो भी सेम इसी तरह आएगी। ठीक है, आगे वो फिर आगे बी के ऊपर चले जाए, 100% कहाँ पे इंक्रीज की गई, 12.5 एकड़ से 25 एकड़ तक। ठीक है, 200% 25 एकड़ से 50 एकड़ तक की। ठीक है, और 3% कहाँ पे 50 एकड़ से फर्दर आगे चले जाए, जितनी भी ऊपर जाएगी जमीन उसके ऊपर हम 300% टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो बस ये याद रखना है कि कितने परसेंट की जमीन के ऊपर जो है ना टैक्स इंक्रीज किया गया है, रेशो दरमियान में याद रखना है कि जो 2.5 एकड़ है 12.5 एकड़ से कितनी है, फिर उसके बाद इस तरह करके आप लोगों ने चीजें याद रखनी। अच्छा जी, अब वो कहता है कि डिटर्मिनेशन कहाँ पे चला गया, सेक्शन नंबर हमारा था 70। अच्छा जी, 70A के ऊपर थे हम लोग 70A पढ़ लिए। अब हमारे पास आता है 70B, ये अमेंड हुआ है। वो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। ठीक है, लैंड ओनरशिप की बात करते हैं। लैंड ओनरशिप किसके पास है, ये देखिए लैंड ओनरशिप किसके पास है। लैंड ओनर शैल इंक्लूड पर्सन, कौन से पर्सन इंक्लूड होंगे, जो अलॉटी होगा, जो ग्रांटी होगा। ठीक है, और जो कि मॉर्गेज जो होगा जमीन का, जिसने जाहिर बात है अपनी गिरवी रखी होगी जमीन, जिसके पास परमानेंट राइट और इंटरेस्ट होंगे, ये सारे लोग लैंड ओनर कहलाएंगे। ठीक है, अब ये जो गौरिये पेपर में एमसीक्यूज आता है, शमलात किसे कहते हैं, जो जमीन गांव वाली साइड पे होती है ना उसका नाम शमूलियत भी है इसका और शमलात भी है। कहीं पे शमूलियत लिखा है कहीं पे शमलात लिखा है, ये पेपर में एमसीक्यूज आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, 70C क्या कहता है। 70C कहता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप जो इंक्रीज की जाती है उसके बारे में पीछे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ सारा कुछ। 70D आप लोगों क्या कहता है कि चेंज द बेसिस ऑफ एग्जाम्पशन और असेसमेंट। अगर कहीं पे भी आप लोगों की कोई असेसमेंट कम करनी पड़ जाए या उसको एग्जाम्प्ट करना पड़ जाए, वो किसके पास राइट है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास राइट है। ठीक है, सेम आप लोगों का जो सेक्शन नंबर 70E है वो भी आप लोगों को यही बताता है। ठीक है, पावर टू मेक रूल किसके पास है, हर जगह हम लोगों ने पढ़ा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन बच्चे यहाँ पे आके गलती कर देते हैं कि पावर टू मेक रूल, पावर रूल्स बनाने की पावर आपकी गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, लैंड रेवेन्यू की जो पावर बनाने की रूल है ना वो आप लोगों के किसके पास होगी, वो गवर्नमेंट के पास होगी। और कौन कौन से रूल्स बन सकते हैं, ये रूल लिखे है, रूल नंबर A, B, ये आप लोग रीड करना कौन कौन से रूल बनाती है गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन मेकिंग रूल, कौन प्रोसीजर फॉलो करेगा, गवर्नमेंट का प्रोसीजर फॉलो, गवर्नमेंट अपना प्रोसीजर फॉलो करेगी। पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन, कौन इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू करेगा, गवर्नमेंट आपकी करेगी। ठीक है, तो ये सीधे सीधे चैप्टर्स थे, इसमें कोई इतना कुछ खास नहीं है। स्टार्टिंग से जो था वो थोड़ा सा टफ था, उसको एक दफा समझिएगा तो आगे आप लोगों को चीजें याद हो जाए। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 की रिकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट में भेजूंगी। और चैप्टर नंबर 8 बड़ा आसान है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा असेसमेंट किस तरह करनी है, अब हम लोग पढ़ लेंगे कि कलेक्शन किस तरह होगी लैंड रेवेन्यू की अगर कोई बंदा डिफॉल्टर डिक्लेयर हो जाता है। अगर किसी बंदे ने गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं पे किया तो किस तरह उससे रेवेन्यू निकाला जाएगा, गवर्नमेंट क्या करेगी कि रेवेन्यू उससे कलेक्ट करेगी। इसके बाद आप लोगों का जो 9 चैप्टर है वो तो उसके अंदर तो बिल्कुल ही 4 से सेक्शन है। फिर आप लोगों का 10 आता है, सर्वे और बाउंड्रीज वाला आता है, वो भी बहुत आसान आप लोगों का चैप्टर आता है। इसके बाद 11 आ गया, उसके अंदर पार्टीशन पढ़ेंगे कि भाई लैंड की पार्टीशन किस तरह की जाती है, बहुत आसान है, बहुत थोड़े सेक्शन है। इसके बाद आर्बिट्रेशन का आता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन के अंदर भी 3 ही आप लोगों के सेक्शन आते हैं। सेक्शन नंबर 13 अपील रिव्यू और रिवीजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर भी थोड़े से सेक्शन आते हैं, 5-6 सेक्शन इसके अंदर आ गए।
उसके बाद 14वां आता है, उसके अंदर 14वें के अंदर आप लोगों का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2-4 आप लोगों ने इसके अंदर सेक्शन पढ़ने हैं। और लास्ट के ऊपर 15 वाला आता है, और 15 के बाद तो बस खत्म हो गया, आप लोगों का एंजॉय कीजिएगा। बस ये है कि जो अगला है चैप्टर नंबर 8 है, वो थोड़ा सा लेंथी है। अगले वाले चैप्टर आप लोगों के बहुत छोटे और बहुत आसान है। सिर्फ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू वाला थोड़ा सा लंबा आएगा, इसको सिर्फ देखना, बाकी बहुत चीजें आसान है। इसको पढ़ें, जहां पे नहीं समझ आती मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आप लोगों को लेक्चर जो है आज नहीं तो कल सुबह आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक अपना चैप्टर नंबर 7 तैयार कीजिए अच्छी तरह। और जिन बच्चों ने मेरे से रूल्स के लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है, वो बच्चे साथ रूल्स को फॉलो करते जाएंगे, रूल्स को देखते जाएंगे। जोन सा चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिगार्डिंग जो आप लोगों के रूल्स उसमें दिए हुए हैं उनको साथ साथ रिवाइज करते जाना है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने रूल्स के लेक्चर अभी तक नहीं लिए, काइंडली उनको मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग रूल्स के लेक्चर के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप लोगों को कोई फायदा नहीं है खाली ये पढ़ के जाने का। ज्यादातर एमसीक्यूज आप लोगों के 40 से 50 एमसीक्यूज तो आप लोगों के रूल्स के अंदर से बन के आएंगे। ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन आप लोगों की हाफ है, सारी डिटेल्स आप लोगों की रूल्स के अंदर है। इसीलिए काइंडली प्लीज इस बात के ऊपर गौर करें और रूल्स वाले जो लेक्चर्स हैं उनको अवेल करने की कोशिश करें। बाकी ये कि अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।